प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। इसके पहले हम लोगों ने वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है, वृद्धि और विकास की परिभाषाओं को, इन सब के बारे में अध्ययन कर लिया गया है। एक एक बिंदु पर चर्चाएं हो चुकी हैं। आज जो जो हमारा विषय है उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि विकास के दो आधार होते हैं, एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। वंशानुक्रम का समान सिद्धांत यानी समान को समान उत्पन्न करता है। लाइक बी गेट्स लाइक, जैसे अर्थात जैसे माता पिता होंगे उनका रंग रूप, बनावट, शारीरिक विशेषताएं आदि सब कुछ बच्चों में आती हैं। यह हम आप सभी जानते हैं। शरीर का पूरा ढांचा व्यक्ति अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। इस संबंध में डगलस और हॉलैंड का विचार है कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वह सब शारीरिक बनावट, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती हैं जिनको वह अपने माता पिता एवं अन्य पूर्वजों या प्रजाति से प्राप्त करता है। वंशानुक्रम में केवल माता पिता से ही गुणों और विशेषताओं का संक्रमण नहीं होता, वरन मातृ पक्ष और पितृ पक्ष के कई पीढ़ियों के गुण एक निश्चित मात्रा में बालकों में आते हैं। जैसे बालक एक पूर्ण आकार जो है वो 50% माता से, 50% पिता से, यानी 1/2 माता से और 1/2 पितृपक्ष से, 1/2 मातृपक्ष से पाता है। जो मातृपक्ष से 1/2 होता है उसमें 1/4 नाना से, 1/4 नानी से, और जो 1/4 नाना से है वो उसके पूर्वज से आता है। ऐसे ही 1/4 जो 1/2 जो पितृपक्ष से मिलता है उसको, उसमें 1/4 दादा से और 1/4 दादी से उसको प्राप्त होता है। कभी कोई भी गुण किसी पीढ़ी में लुप्त हो जाता है या तो किसी पीढ़ी में अनुकूल अवसर पाकर व्यक्त हो जाता है। मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों ने अपने बहुत से अध्ययनों में इस बात को सिद्ध कर दिया है कि बालकों में केवल शारीरिक गुणों का ही संक्रमण नहीं होता है, बल्कि मानसिक गुणों के अतिरिक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व की अन्य विशेषताएं भी पूर्वजों से विकसित होती हैं। यहाँ तक कि एक पीढ़ी के अर्जित गुणों का संक्रमण दूसरी पीढ़ी में भी देखने को मिलता है। जो वंशानुक्रम के पोषक हैं, जो मनोवैज्ञानिक, जो विज्ञान वाले, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जैसे वंश परंपरा होगी बालक उसी तरह से पलेगा, बढ़ेगा, उसी तरह से उसका विकास होगा। यानी उन्होंने तो उदाहरण दिया है वंशानुक्रम के पोषक के मनोवैज्ञानिकों ने कि आप आम और इमली के बीज को एक साथ बो दीजिए, आप चाहे जैसा वातावरण आप उनको दे दें, लेकिन निश्चित तौर पर आम के बीज से आम का पौधा निकलेगा और इमली के बीज से इमली का पौधा निकलेगा। अर्थात बबूल के पेड़ से गुलाब के फूल की आशा नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जैसे बालक के माता पिता होंगे, जैसे बालक के पूर्वज होंगे, जिस तरह से बालक की वंश परंपराएं होंगी, बालक का विकास उसी तरह से होगा। वहीं अगर आप पर्यावरणवादियों को देखें तो पर्यावरणवादी ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बालक के विकास में वंशानुक्रम नहीं बल्कि पर्यावरण का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। पर्यावरण का आशय है परिधन आवरण, अर्थात चारों ओर का आवरण, चारों ओर से ढकना। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक तात्पर्य चारों ओर से घेरने वाला प्राणी या मनुष्य का, जो जल, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ है, यही सब मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है कि पर्यावरण का मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। निश्चित तौर पर मानव विकास में जितना योगदान वंशानुक्रम का है उससे कहीं अधिक
पर्यावरणविद कहते हैं कि पर्यावरण का माना जाता है। मानव विकास में जितना योगदान वंशानुक्रम देता है उससे ज़्यादा या उसके सापेक्ष ही योगदान पर्यावरण भी देता है। इसे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सामाजिक वंशानुक्रम कहते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने तो वंशानुक्रम से अधिक पर्यावरण को महत्व दिया है। वो चाहे वुडवर्थ हों, चाहे जेबी वाटसन हों, इन मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप में ये कहा है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि पर्यावरण महत्वपूर्ण है। अगर चाहे जेबी वाटसन ने तो यहाँ तक कहा है कि आप मुझे 10 बालकों को दीजिए और मेरा मन चाहा वातावरण आप उन्हें दें तो मैं उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS ही नहीं बल्कि चोर और डाकू भी बना सकता हूँ। अर्थात वुडवर्थ का भी यही कहना है कि जिस तरह से बालक को एटमॉस्फेयर मिलेगा उसी तरह से बालक का डेवलपमेंट होगा, उसी तरह से बालक का विकास होगा। वो चाहे जिस जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस परंपरा के हों, अगर आप उनको वातावरण अच्छा देते हैं तो निश्चित तौर पर बालक का अच्छे ढंग से विकास होगा। अब ये कि विवाद का विषय है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम में ज़्यादा महत्वपूर्ण है या पर्यावरण, लेकिन अगर वास्तव में देखें तो विकास का दूसरा प्रमुख आधार ही पर्यावरण है या वातावरण है, जो सभी प्रकार के विकास को प्रभावित करता है। वो चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, सामाजिक विकास हो, तो ये सारे विकास का आधार उस बालक का परिवेश है जिसमें वह रहता है। वह यदि पौष्टिक भोजन, नियमित दिनचर्या तथा स्वास्थ्य के अन्य वस्तुओं पर ध्यान न दिया जाए तो शरीर का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा, और अगर इन सारे बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा तो बालक के शरीर का संतुलित विकास होगा। इसी प्रकार मानसिक विकास के लिए परिवार में उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करना, तर्क निर्णय का अवसर आदि जहाँ मिलता है वहाँ इनका विकास अच्छे ढंग से होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, कितना परिवार ऐसा है कि जिनके यहाँ सारी सुविधाएं मानसिक विकास के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए उपलब्ध हैं? कितने परिवारों में पेपर आता है, कितने परिवारों में न्यूज़ देखा जाता है? पढ़े लिखे परिवारों में अगर आप देखिए तो न्यूज़ देखने के लिए किसी के पास समय नहीं है, सीरियल देखती हैं, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, चाहे हमारी बेटियां हों, चाहे जो भी हों। तो इसका भी बालक के ऊपर मानसिक विकास पर सीधा असर पड़ता है। चूँकि भारत गाँवों का देश है, 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, वहाँ पर पेपर उपलब्ध नहीं है, न्यूज़ चैनल उपलब्ध नहीं है, न्यूज़ उपलब्ध नहीं है, पढ़ने की व्यवस्थाएं नहीं हैं। हमारी सरकार इस पर कितना ध्यान दे रही है वो आप लोगों से छुपा नहीं है, सब लोग देख रहे हैं कि कितना ध्यान दिया जा रहा है। तो बालकों के जिज्ञासा को संतुष्ट करना आवश्यक होता है। भावात्मक विकास के लिए वातावरण सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक आदि पर्यावरण मनुष्य के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करते हैं। तो पर्यावरण विकास के कारणों को उत्पन्न करने में सक्षम भूमिका निभाती है। बालक के पर्यावरण भी 2 प्रकार के होते हैं, या आप उसको 2 प्रकार कह लीजिए या कई प्रकार के कह लीजिए। सामाजिक पर्यावरण हुआ, आर्थिक पर्यावरण हुआ, या तमाम तरह से जैसे भौगोलिक पर्यावरण हुआ किस तरह से है। तो सभी तरह के पर्यावरण बालक के विकास को निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अगर ये प्रश्न किया जाए कि बालक के विकास में वंशानुक्रम आवश्यक है अथवा वातावरण, मेरा अपना सुझाव ये है कि ये प्रश्न ही निरर्थक है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम आवश्यक अथवा वातावरण। ये इसी तरह से निरर्थक है जिस तरह से ये पूछा जाए कि किसी गाड़ी के लिए पेट्रोल आवश्यक है अथवा ड्राइवर। ना बिना पेट्रोल के गाड़ी जाएगी और ना बिना ड्राइवर के गाड़ी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में सेम पोजीशन पर्यावरण और वंशानुक्रम का है बालक के विकास के लिए कि वंशानुक्रम अगर बीज है तो पर्यावरण भूमि, जल, वायु और खाद है। ये सभी लोग जानते हैं कि बिना बीज के पौधों का उदय नहीं हो सकता है।
तो उसी प्रकार बिना भूमि, जल, वायु और खाद के पौधा बढ़ नहीं सकता है। इस प्रकार बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का सापेक्षिक महत्व है, दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ, इतना जरूर है कि एक बरगद के गोदे में, एक पीपल के गोदे में पीपल का विशालकाय वृक्ष का आकार निहित है। आप लाख पर्यावरण आप दे दीजिए तो बरगद के गोदे से उतना ही बड़ा चने का गोदा, उसमें वो बरगद का आकार नहीं ले सकता है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि पर्यावरण का अपना महत्व है और वातावरण का अपना महत्व है। उस विशालकाय बरगद के वृक्ष को अगर बो दीजिए जमीन में, बरगद का पौधा उगाया, तो उसको अगर अच्छा वातावरण नहीं मिलेगा, उसको कोई बाहरी तत्व आकर कुचल देगा, काट देगा, तोड़ देगा, नष्ट कर देगा, तो फिर वो अपना आकार नहीं ले पाएगा। उसी प्रकार बालक के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए वंशानुक्रम के साथ साथ पर्यावरण आवश्यक माना जाता है। तो इस तरह से बालक बराबर वंशानुक्रम गुणे पर्यावरण, अर्थात बालक वंशानुक्रम और पर्यावरण के गुणनफल माना जाता है। इसलिए बालक के व्यक्तित्व के विकास में, बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, आपके काम की बात है। निश्चित तौर पे मैं